हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है प्यारे बच्चों? सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, तहे दिल से नमस्कार है सर। आपको नहीं सर, आपके संस्कारों को नमस्कार है। प्यारे बच्चों, एकदम सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सही कलेक्शन पढ़ने वाले हैं सर, कलेक्शन कंटेंट पढ़ने वाले हैं, अल बल टिकटिका के नहीं पढ़ने वाले हैं सर। तो आइए सर, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, आने ही वाला है सर बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले लक्षण में बदलाव लाता है? सर इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि सर ये मेल हार्मोन है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है तुम सोच भी नहीं सकता है। मेल हार्मोन थायरॉक्सिन, तुमको भी पता है मेरे दोस्त, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। पशु हार्मोन इंसुलिन तो सबको पता है कहां से निकलता है सर, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अगला, निम्न प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता? देखिए सर, यह है स्पाइरोगायरा, ये जड़, तना और पत्ती में अलग नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर स्पाइरोगायरा। और ये एक प्रकार का शैवाल है, ये एक प्रकार का मेरे दोस्त शैवाल है। स्पाइरोगायरा जो है ये एक प्रकार का आपका क्या है, शैवाल है। मर्सिलिया की बात अगर हम करें सर, ये एंजियोस्पर्म है। ये मर्सिलिया की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, मर्सिलिया एंजियोस्पर्म है। चारा और रिक्सिया की अगर हम बात करें सर, तो ये दोनों भी सर क्या है, चारा आपका ये भी शैवाल में आता है। चारा आपका किस में आता है, शैवाल में आता है। तो आंसर जल्दी से बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कौन सा प्लांट बॉडी और जड़, तना में, ये सर इसमें पता चल रहा है आपको कौन प्लांट बॉडी है, कौन जड़ है, कौन तना है? कुछ नहीं पता चलता है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। अगला, डैश एक जटिल स्थायी उत्तक है सर। जाइलम और प्लोएम जो है ये एक जटिल स्थायी उत्तक है। जाइलम जल का वहन करता है और प्लोएम जो है ये खनिज लवण का वहन करता है। प्लोएम मेरे दोस्त खनिज लवण का वहन करता है, और ये जो है ये जटिल, ये अस्थायी उत्तक है, और ये सिंपल है, अस्थायी है, अस्थायी उत्तक का एग्जाम्पल है। कहते हैं कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये अस्थायी उत्तक है। जाइलम और प्लोएम अस्थायी उत्तक है, जल का वहन, और ये खनिज लवण का वहन करता है। आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। डैश कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? देखिए सर, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। मामला क्या है इसका, आपको पूछेगा गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है। तो पहले क्या होता था कि जिसकी गति ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। एकदम सिंपल, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। जिसकी गति ज्यादा होगी, गति सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की। उससे कम किसकी होती है, द्रव की। और सबसे कम गति किसकी होती है मेरे दोस्त, ठोस की। और गैस से भी ज्यादा गति अगर किसी की होती है तो वो होती है प्लाज्मा की। गैस से भी ज्यादा गति अगर किसी की होती है तो वो किसकी होती है मेरे दोस्त, प्लाज्मा। आप पढ़े होंगे सर, कल ही हमने डिस्कस किया था। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उस पर खोज चल रहा है। हम लोग सर बात प्लाज्मा तक का करेंगे। तो प्लाज्मा का तापमान सबसे अधिक होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। कल हम बताए थे सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्यारे बच्चों, ये जो गति है सबसे ज्यादा प्लाज्मा, उससे कम गैस, उससे कम द्रव, और सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। अब मामला जिसकी गति ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा,
और इसकी गतिज ऊर्जा भी अगर हम बात करें तो जब प्लाज्मा को कंसीडर बहुत कम क्वेश्चन में किया जाता है, उससे कम गैस हो जाएगा, उससे कम द्रव हो जाएगा, और सबसे कम यानी ठोस की अगर हम बात करें तो ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे दोस्त, ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। तो गौर फरमाना, गति सबसे ज्यादा प्लाज्मा, उससे कम गैस, उससे कम द्रव, और सबसे कम ठोस की गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, प्लाज्मा, उससे कम गैस, उससे कम द्रव, ठोस की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं में गति नहीं होता है। ठीक है। अब अगर तुमको घनत्व की बात करेगा, घनत्व की बात करेगा मेरे दोस्त, घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और उससे कम गैस में होता है, और सबसे कम प्लाज्मा में होता है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, अगर विसरण की बात करेगा, विसरण मतलब होता है घनत्व, मतलब अणु जिसके सटे सटे होंगे उसका घनत्व ज्यादा होगा। अब विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। विसरण का मतलब होता है सर घुलने और मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण। अब घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है मेरे दोस्त? गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम होता है किसमें? ठोस में। इस यहां भी प्लाज्मा कंसीडर करेंगे तो इस साइड प्लाज्मा आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान क्या देना है मेरे दोस्त कि अगर यहां गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी और प्लाज्मा ऑप्शन में ना रहे तो नॉन ऑफ दीज नहीं मारना है, गैस आंसर मार देना है। होता क्या है, ग्रुप डी थोड़ा सा तेज बनता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन सिंगल एग्जाम में चूंकि नौकरी होना है चला तो क्वेश्चन का मामला इधर से उधर करते रहता है, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा स्मार्ट। हम तो सर बार बार कहते हैं एक नंबर कम लाओ ना, तो सर आप 5-7 लाख से पीछे हो तो नौकरी नहीं ना हुआ। एक लाइन के बात है, 80 तुम ले आओ, 81 में नौकरी होना है, 1 नंबर के तो फर्क है, 0.1 का फर्क हो जाएगा और फाइनल मेरिट से हम बाहर। तो सर लास्टे का 5 क्वेश्चन पे सबको नौकरी होती है या नहीं होती है? 65-70 तो सब बनाता है जो नॉर्मल रनिंग का बच्चा होता है। अब मामला यह है मेरे दोस्त कि सबसे ज्यादा होती है प्लाज्मा की, लेकिन कभी कभी प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं रहेगा, प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं रहेगा, प्लाज्मा मान लो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गैस आंसर होगा। प्लाज्मा अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या आंसर होगा? गैस आंसर होगा। हम बार बार बोल रहे हैं मेरे दोस्त, अगर प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या आंसर होगा? गैस आंसर होगा। नॉन ऑफ दीज आंसर ने मार देना, ऐसा भी क्वेश्चन ग्रुप डी ने पूछा है। अब देखो, कहते हैं मेरे दोस्त कणों की गतिज ऊर्जा डैश से अधिकतम होती है, डैश में अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा देखो, यहां गैस भी दे दिया है और प्लाज्मा भी दे दिया, ये प्लाज्मा भी दे दिया है। तो बताओ आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या हो जाएगा? एप्पल। बोर्ड मेरे दादा 90 साल के हैं, सब दिन मेरे साथ आपका क्लास देखते हैं। सर नमस्कार है, दादाजी को मेरा नमस्कार कहिएगा सर, लेकिन दादाजी को समझ में नहीं आएगा। कहते हैं दादाजी चूंकि उम्र हो गया, बहुत चीज भूल गए होंगे, लेकिन सर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं फूलों में नर प्रजनन भाग को कहा जाता है। सर मादा प्रजनन भाग हो गया जयंग और नर प्रजनन भाग हो गया आपका पुमंग। पुमंग को ही यहां पर सर हम पुंकेसर भी कहते हैं। यहीं पर इसको हम पुंकेसर और पुंकेसर या पुमंग में से कोई एक देगा। तो बताइए जल्दी से, नर प्रजनन भाग में आ जाएगा आपका पुंकेसर। बाह्य दल और बाह्य दल पुंज आपके सामने है सर, यहां होगा बाह्य दल, ये जो सहारा देता है सर बाह्य दल, और पुंज सर आपका पूरा का पूरा हो गया, ये फूल के पार्ट से। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पुंकेसर। और मादा प्रजनन अंग हो जाएगा जयांग। मादा प्रजनन अंग पूछेगा तो जयांग, और नर प्रजनन अंग पूछेगा तो पुमंग या पुंकेसर। ठीक है, अगर सर मादा प्रजनन अंग पूछेगा जयांग और नर प्रजनन अंग पूछेगा तो पुमंग या पुंकेसर। कहते हैं निश्वासन। निश्वासन जानते हैं सर, ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा है। कभी आप अगर गांव घर में रहे होंगे मेरे दोस्त, तो गांव घर में कहते हैं निश्वास। निश्वास, बाप रे। निश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ देना, निश्वास फेंकना। मेरी दादी कहा करती थी, अरे निश्वास ले ले, निश्वास ले ले, मतलब सांस छोड़ लो, सांस छोड़ लो। तो निश्वास का मतलब होता है सर सांस छोड़ना। निश्वास का मतलब होता है सांस छोड़ना। निश्वास का मतलब होता है मेरे दोस्त सांस को छोड़ना। अब तुम्हारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको तुम गौर से देखो, सांस छोड़ना। अब क्वेश्चन तुम्हारा जो दिया हुआ है उसको तुम गौर से देखो तो तुम्हारा क्रिया काम हो जाएगा। मामला क्या है? एक होता है अवस्थिति, ये होता है स्फटिक।
या स्फीति कह सकते हो, स्फीति, ये हो जाएगा आपका स्फीति, स्फीति। अब मामला देखो क्या है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। इंग्लिश में अगर कहोगे सिस्टोल और डायस्टोल, ऐसे भी सुने होंगे सर कि पहले तो निश्वास मतलब सांस छोड़ना, अब सांस जब ये सर लेगा तो फैलेगा, और जब छोड़ देगा तो सिकुड़ेगा। देखो ले रहा है तो फैलेगा, फिर छोड़ देगा सिकुड़ेगा, ले रहा है फैला, फिर छोड़ दिया सिकुड़ गया। देखो ले रहा है फैला, फिर छोड़ दिया सिकुड़ गया। अब मामला क्या है, निश्वसन डैश द्वारा होता है, निश्वसन डैश द्वारा होता है। तो निश्वसन मतलब सांस छोड़ना, तो सांस छोड़ना मतलब हो गया, बताओ, एक होता है अवस्थिति, अब का मतलब होता है अ, जब ये हो गया ना तो मतलब हो गया नहीं। यहां है एक अवस्थिति, एक स्फीति, एक अंतःश्वसन। अंतःश्वसन तो होगा नहीं क्योंकि अंतः श्वास लेते नहीं, अंतःश्वसन का मतलब सांस लेना, अंतःश्वसन का मतलब होता है सांस लेना। ये कह रहा है अंतःश्वसन नहीं, ये तो निश्वसन मतलब सांस छोड़ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब कहता सांस छोड़ रहे हैं, तो सर स्फीति का मतलब होता है फैलना, स्फीति का मतलब फैलना। जब ये अ लग गया मतलब निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब सिकुड़ना, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त सिकुड़ना। कहते हैं स्फीति का मतलब होता है फैलना, अब स्फीति का मतलब होता है सिकुड़ना। अब हमको आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। अब स्फीति मतलब सिस्टोल, ये होता है डायस्टोल, बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। सारे बच्चे आंसर करेंगे। निश्वसन डैश द्वारा होता है, निश्वसन में अंतःश्वसन नहीं होगा, सांस छोड़ते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन गया। अब सांस जब छोड़ेंगे सर तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा। अब आंसर पंजर का टूट तो होवे नहीं करेगी, जितना इसमें पंजर, इस फेफड़े के भाग को हम पंजर कहते हैं, टूट थोड़े जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा कि फैलेगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। उम्मीद करते हैं सबका बन गया होगा। अगला कहते हैं एक हाइड्रोजन, क्वेश्चन ना बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, और बड़ा ही स्मार्ट और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक हाइड्रोजन परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन, इतना त्रिज्या, आर का मान तुमको दे दिया है 5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या है। वेरी गुड। कक्षा में इतना मीटर पर सेकेंड, देखो यहां यूनिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो एसआई में मान लेंगे। इतना मीटर पर सेकेंड यानी वेग दे दिया है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत आवेश का मान Q का मान दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन में तुमको क्या कह रहा है सर, समतुल्य विद्युत धारा क्या होगा। तो हम लोग तो सर जानते हैं I बराबर Q/T होता है, अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं, I बराबर Q/T न पढ़े हैं। लेकिन सर यहाँ T, Q तो दिया हुआ है, TA नहीं दिया हुआ है। अब वेग दिया हुआ है, तो हमको ही बताइए समय है, ये आप नहीं पढ़े हैं क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से समय बराबर हो जाएगा दूरी गुना चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी अब बट्टा चाल। तो यहां भी कर देंगे Q अब बट्टा समय के जगह पर हम दूरी अब बट्टा चाल कर देंगे। अब सर Q बट्टा दूरी कितना सर, अगर सर एक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा तो हो जाएगा 2πr। अब बट्टा चाल कितना, चाल दे दिया है तुमको 2.2 × 10⁻6, 2.2 × 10⁻6। इसको सॉल्व कर लीजिए सर, ये आ जाएगा Q, ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो Q × 2.2 × 10⁻6 अब बटा 2 × पाई का वैल्यू है 3.14 और R का वैल्यू कितना है सर, R का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻11, 10⁻11, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 1.12 × 10⁻³ एम्पियर। इसी को हम लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन एक ही लाइन का है। ये देखो ई लाइन से दूसर लाइन में ये क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन सर क्वेश्चन बड़ा ही स्मार्ट है। I बराबर Q/T पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछवे करता है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। तुमको ये पता होना चाहिए Q बराबर IT, I बराबर Q/T। एगो हमको याद है एक बार पढ़ा रहे थे सर ऑफलाइन में, तो एक लड़की आई थी ड्राइवर का एग्जाम देके, तो वो बोली थी कि सर एगो क्वेश्चन पूछा था। हम बोले कौन, पूछा था कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए
त्याग और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम बच्चा कोई डायरेक्ट मटेरियल्स में भी है, सारे क्वेश्चन टीचर के कंटेंट में रहता है। 6.022 × 10⁻23 इस सब टीचर के कंटेंट में रहता है कि 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा तो कितना त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन 6.022 × 10⁻23। ठीक है, अब मामला क्या है सर, हम फिर से समझाते हैं। आपको आर दिया हुआ है, यानी अगर कोई वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसकी त्रिज्या दे दिया है और इसका वेग दे दिया है। हमको क्या कह रहा है सर कि इलेक्ट्रॉन पर का आवेश भी पता था, आई हमको धारा कह रहा है, बताओ धारा क्या होगा। तो आई बराबर Q/T कर दिए, Q/T तो T बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और दूरी कितना सर ट्रेवल करेगा, तो एक चक्कर में ये 2πr दूरी ट्रेवल करेगा। चाल का मान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, और यहाँ Q ये ऊपर चल जाएगा 2 × π इतना, और R का वैल्यू दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। पुट एंड गेट द रिजल्ट, लेकिन बड़ी सावधानी से सर, एकदम सावधानी से सर। व्हाट इज द आंसर? 4100 प्लस की बुक आ चुकी है सर, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पटना के मार्केट में मिल रही है, आपके मार्केट में सर पहुंच जाएगी। 4100 प्लस की बुक आ चुकी है। अगला कहता है क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी इतना। देखिए सर, जब ये वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की बात करेगा, जब ये वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की बात करेगा, ध्यान देना, चलो, जब ये वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की बात करें, आवेशों के बीच आकर्षण बल की बात करें, चुंबक के बीच आकर्षण बल की बात करें, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अगर वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की बात करें तो F बराबर G_m1m2/r² लगा दोगे। अगर आवेश के बीच आकर्षण बल की बात करें तो आवेश के बीच आकर्षण बल की बात करें, आवेश आवेश ओवेश लिखा गया, आवेश के बीच अगर आकर्षण बल की बात करें तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2/r²। और अगर चुंबक के बीच पूछवे नहीं करेगा, उतना झोल में नहीं फंसना। देखो चला, जबरदस्ती नहीं पढ़ाते हैं, जो आज तक ने पूछा नया इतिहास नहीं बन जाएगा, ठीक है, एकदम नहीं बनेगा, ही तुम जान लो। हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं चला प्रीवियस ईयर है हमारे। तुम अगर कहेगा एग्जाम हॉल से, ओ एसके झा इतना पढ़ाया कुछ नहीं लड़ा, वो कुछ कहिए देता है। जे आएगा ना एग्जाम हॉल से, सर वो 25 को क्वेश्चन में 22 को बना के आएगा, लेकिन स्टेटमेंट कहिएगा कै को बनाया, कहेगा 22 को। तो लगता है कि मतलब हम पढ़ा देंगे, और लड़ता है रे क्वेश्चन लड़ता है कि कॉन्सेप्ट लड़ता है। अब कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्टअप होगा तो अपने क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नहीं लड़ता है। हम लोग जितना क्वेश्चन तोरा पढ़ा रहे हैं, जे भी टीचर पढ़ा रहे हैं पूरा भारतवर्ष में, वो कहां से क्वेश्चन पढ़ाते हैं? प्रीवियस ईयर्स। तो कोई हम कहते हैं कि लड़ गया, हम कभी नहीं कहते हमारा लड़ गया, काहे? वो आदमी बेवकूफ आदमी ये बात बोलता है। अब बोलो काहे? सबका क्वेश्चन लड़बे करेगा, फिक्स है। अब बोलो काहे? A to Z लोग सब चीजें पढ़ा रहा है तो लड़ेगा ना। हम साइंस में सब पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन कहां से जाएगा? डेली अलग अलग क्वेश्चन आता है, चला क्वेश्चन कहां से? विदेश से इंपोर्ट होता है। हम कहेंगे मेरा लड़ गया है, भाई लड़ेगा ना, मास्टर पर सब चीज पढ़ाइए दिया, लड़ेगा ना। ये सब लड़ाने पे भी बहुत लोग सर मामला गड़बड़ाते हैं, कहेंगे मेरा लड़ गया, लड़ता थोड़े है। हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर, पढ़ाते हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन बनता है बच्चों से। टीचर की औकात नहीं है क्वेश्चन लड़ा दे, टीचर भगवान हो गए। टीचर का काम है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा देना और प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन करना। इस सारे कोई भी टीचर बनेगा तो उसको यही करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सर, मामला क्या है, एकदम आराम से। कहता है अगर 20 किलोग्राम की वस्तु है, M1 दे दिया है तुमको 20 किलोग्राम, मेरे दोस्त M2 दे दिया है तुमको 50 किलोग्राम। वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर है? R का मान दे दिया है 2 मीटर, ठीक ना। तो F बराबर होगा सर G_m1m2 अब बटा r²। यहां से देखिए, ये सब क्वेश्चन बनाने में बड़ा स्मार्ट आदमी का जरूरत होगा। अगर स्मार्ट नहीं है आदमी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएगा, नहीं बनेगा। 6.67 × 10⁻⁻11 G का मान हो गया, M1 का मान है 20, M2 का मान है 30, अब बटा r² है 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा भी अगर स्मार्टनेस में कमी है तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब बोलोगे अरे मास्टर, ये क्वेश्चन में की स्मार्टनेस का जरूरत है? तुम गौर से देखो, बढ़िया से देखो क्वेश्चन को, तब तो अपने आप पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या स्मार्टनेस की जरूरत है। देखो
तुम गौर से देखो, यहां भी 6.67 है, यहां 66.75 है, 10 टू माइनस 11 10 टू माइनस 10 है। अब तुम गौर से देखोगे तो यहां 2 दूनी 4 है, और 2 दूनी 4 है, 50 दूनी 100 है। बढ़िया से देखो तो 4 से कट लो 25, 25 देखो ना रे, 50 दूनी 100, तो 4 से कट लो 25 है, यहां 10 हो जाएगा, तो 250, 250 को सर 5 दूनी 10 हो गया, तो ये हो गया 10, 1000, 1000 4 से कटेगा 250, 250 इसको गुना करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू माइनस 11 है। बताओ कितना हो जाएगा? एकदम आसानी से सर सॉल्व कर सकते हो, अंदाजा लगाओगे तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? 66.75 आ जाएगा सर, 10 टू माइनस 10 आ जाएगा। बोलो कैसे? हम जो किए हैं ये 66.675 होता है यहां। अब यहां मामला क्या है कि यहां अगर हम करें 250 हुआ, 250 हुआ तो एगो जीरो नीचे लाएंगे, एगो 250 का इसमें एगो जीरो दे देंगे, 10 टू माइनस 10 हो जाएगा। 6.675 है, इसका सर पॉइंट उड़ाएंगे तो सर एक पॉइंट इधर घिसक जाएगा, एक पॉइंट इधर घिसक जाएगा, 10 से कट जाएगा। वैसे करके सर थोड़ा सा स्मार्टली आंसर निकालोगे ना, अंदाजा लगाओगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। नहीं तो सॉल्व कीजिए, तब सॉल्व करके तब आंसर निकालिए, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। थोड़ा सा अंदाज लगाइए सर, तब आंसर निकलेगा। आप लोग का मैथ बहुत बढ़िया, हमारा मैथ उतना बढ़िया नहीं, छी है हमारे मैथ में, एकदम महासिट है। मतलब एकदम सब कैलकुलेशन तो 0 सन्नाटा, लेकिन चला स्मार्टली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जा सकता है बिना कैलकुलेशन किए भी। तो आप लोग मैथ आपका बहुत अच्छा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? देखो, अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी, हम चाहते थे यहां आवर्त सारणी लगा भी सकते थे, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? हम चाहते इसको सजाने के लिए आवर्त सारणी लगा देते, लेकिन इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अब तुम आवर्त सारणी वहां एग्जाम हॉल में थोड़े क्वेश्चन बगल में लगल रहेगा। हम बनाएंगे, तुम देखेगा तो सीखेगा। हम इसमें बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग करने से सर मामला नहीं ना बनेगा। आपको सर समझना होगा, दिमाग में रखना होगा। ये आवर्त सारणी है ना, चला देखो, एकरा में पहले मेटल होता है, पहले एम होता है, बाद में एन होता है। यहां पहले मेटल होगा, यहां नॉन मेटल होगा, पहले एम बाद में एन, और ये बीच में सर एक जिगजैग लाइंस होती है जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। मेटल और ये हो जाएगा नॉन मेटल, ये दोनों को अलग करती है। और ये बीच में सर हो जाएगा उपधातु, जिसको आप मेटलॉइड्स कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं सर? मेटलॉइड्स कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। इधर होगा धातु, इधर होगा मेरे दोस्त धातु, इधर होगा मेरे दोस्त अधातु, अधातु, बीच में होगा सर उपधातु। धातु, अधातु, ये उपधातु। ये जो जिगजैग लाइंस है, इसको हम सर बॉर्डर लाइन, इसको हम उपधातु के लिए जो ये लाइन है, इसको हम क्या क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको कहते हैं हम जिगजैग लाइंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जिगजैग, जिगजैग रेखा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसी को हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन भी कहते हैं। अब बॉर्डर लाइन पर जो उपस्थित तत्व है उसको हम बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। देखो फिर से समझना, इस साइड होगा कंप्लीट धातु, इस साइड होगा अधातु, बीच में है उपधातु। हाय अल्लाह, यानी पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में। और नीचे जो है मेरे दोस्त, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो तुम्हारा एफ ब्लॉक में दिखता है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ये कौन से पदार्थ हैं राहुल सर? ये मेरे दोस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कहते हैं धातु और धातु, बीच में है उपधातु, और नीचे है एफ ब्लॉक में रेडियो सक्रिय पदार्थ। और ये धातु और अधातु को जो अलग करता है उसे उपधातु कहते हैं। और उपधातु सर जिस जो रेखा है उसको जिगजैग रेखा या बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं। ये पहली बार एलपी में पूछा था, हमको याद है बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर ग्रुप डी में पूछा। अब सर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, जिगजैग लाइंस होती है सर। ये किसको अलग कर रही है? ये कर रही है धातु और अधातु को अलग। अधातुओं को मेटलॉइड से, मेटलॉइड देखो इंग्लिश में मेटलॉइड्स को उपधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब अगला है सर धातुओं को मेटलॉइड से, तो मेटलॉइड फिर नहीं होगा सर, धातु और धातु को अलग कर रहा है। धातु को हेलोजन से, हेलोजन सर यहां होता है, लेकिन सर अगला ऑप्शन पढ़िए, धातु और अधातु को अलग करता है। यू विल गेट द आंसर। क्लियर हुआ? ये जो अलग कर रहा है मेरे दोस्त, ये धातु और अधातु को अलग कर रहा है।
ये धातु और अधातु को अलग कर रहा है, धातु और अधातु को अलग कर रहा है, ये उपधातु है। ये कौन सा है? उपधातु है। अब जल्दी से बता दो, ये जिगजैग रेखा होगा, बॉर्डर लाइन तत्व, तो इसी को कहते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। कहता है एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश, हाय अल्लाह, कितना कूलम? 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य का विभवांतर भी 5 वोल्ट हो, भी 5 वोल्ट हो, तो किए गए कार्य W का मान क्या होगा? प्यारे दोस्त, तुमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो E बराबर एगो F/Q से क्वेश्चन पूछ रहा है, और एगो V बराबर W/Q से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब E बराबर F/Q की अगर हम बात करें तो E हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, E हो गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, F हो गया बल, और Q हो गया मेरे दोस्त आवेश, Q हो गया आवेश। अगर हम V की बात करें तो V हो गया वोल्टेज, V हो गया वोल्टेज, W हो गया मेरे दोस्त कार्य या ऊर्जा भी कह सकते हैं आप, Q हो गया आवेश। कार्य को ऊर्जा भी, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कार्य नहीं पूछ के ऊर्जा पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन में कार्य नहीं पूछ के ऊर्जा पूछ देता है या आवेश पूछ देता है। अब मामला क्या है देखो, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश जा रहा था। एक ऑप्शन आपको E बराबर F/Q का है, एक V बराबर W/Q का है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कार्य, तो कार्य या ऊर्जा यानी W पूछ रहा है, V और Q दिया हुआ है, एकदम पट से पुट कर देना V बराबर W/Q। चला, हम लास्ट टाइम में तुमको कभी भी वैसा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे जो एकदम नहीं पूछ सकता है, जबरदस्ती के पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लास्ट टाइम में तुमको इतना रिवीजन, इतना रिवीजन कर दें और इतना सारा टाइप का क्वेश्चन बता दें ताकि तुम्हारा क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, हमारा वही उद्देश्य है, क्योंकि हमको पता है अभी तुमको खुश कर देना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल से निकल के जो तुम खुश होगा वो बड़ा टफ है। वो सर वहां फिर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अभी तो हम खुश कर सकते हैं किसी भी चीज से, लेकिन अभी अगर हम सर थोड़ा बहुत दुखी भी हो जाओ और उस टाइम निकलो तो खुश रहो, हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने का, क्योंकि वही खुशी सर हम तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है कि हम तुम तक पहुंच पाएंगे। अब जल्दी से बता दो, W इज इक्वल टू V इंटू Q। सर ये सब प्रीवियस ईयर में है, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 जूल इज द आंसर। यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। 5 दूनी 10। देखो बढ़िया सॉल्व हुआ, बढ़िया से बढ़िया देख लो। चला, हमको क्या निकालना है? कार्य न रे, कार्य निकालना है तो कहता मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 2 कूलम का आवेश है, तो कार्य की मात्रा कितनी होगी? V बराबर W/Q, W बराबर V इंटू Q, V इंटू Q, 5 दूनी 10 जूल इज द आंसर। कितना आ रहा है रे तुम लोग का? 2.5 कैसे आ रहा है? आंसर है तो आंसर ही निकाल देता है, आंसर जे रहेगा वही आंसर ना रे, चोर कहीं का। अगला बताओ, व्हाट इज द आंसर? एगो फॉर्मूला हम बोले थे E बराबर F/Q, एगो फॉर्मूला क्या बोलते हैं? E बराबर F/Q। अगर ये दोनों मिला के सर 7-8 को क्वेश्चन ने पूछा हो प्रीवियस ईयर में, जे तुम कह दो E बराबर F/Q और V बराबर W/Q। अगला, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है। U का मतलब सर यूनिट होता है। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर तुमको कह देना कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो लड़का क्या करता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान सबको पता है, वो होता है 816 होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा O2 है तो 32 ग्राम दे देगा, दूसरा ऑप्शन 32 U दे देगा। मारो तो में की मारना है, एगो 32 ग्राम दे देगा मेरे दोस्त, एगो 32 U दे देगा। बताओ आंसर की होगा? एगो ऑप्शन तीसरा 32 किलोग्राम दे देगा। अनाधुन लड़का 32 ग्राम मारता था, लेकिन अब मेरा चेला नहीं मारेगा। बता जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता। O2 का द्रव्यमान पूछेगा तो क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता। 32 ग्राम की 32 U, 32 ग्राम की 32 U, 32 ग्राम की 32 U की 32 kg तो नहीं होगा, ये तो तू जानता है, हम झूठे दिए ये ऑप्शन। 32 ग्राम हड़बड़ा के नहीं मार देना, 32 U आंसर होगा। यो क्वेश्चन मिलेगा तुमको प्रीवियस ईयर में मेरे दोस्त। 32 ग्राम मत मार देना, 32 U मारना। सिर्फ कंटेंट, कोई बकवासगिरी नहीं। गाना सुना है? नहीं सुनाएंगे। शायरी सुना है? नहीं सुनाएंगे। थोड़ा सिर्फ पढ़ना है,
तो सर कोई उपाय नहीं है। चला क्वेश्चन का लेवल देखो 7th फेज में क्या किया है। कहते हैं मेरे दोस्त अगला का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 U है, मतलब 32 U का मतलब यूनिट है, तो 60 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी? बताओ सल्फर का कितना मोल होगा? सर सल्फर का द्रव्यमान भी होता है 1632, ठीक है, यहां 32 दे दिया है और क्वेश्चन मोल निकालो या ग्राम परमाणु निकालो, हम बार बार बोलते हैं मोल निकालो या ग्राम परमाणु निकालो, आंसर हो जाएगा सर दिया गया द्रव्यमान, यानी क्वेश्चन का दिया गया द्रव्यमान अब बटा सूत्र द्रव्यमान। सूत्र का द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान मेरे दोस्त कितना है? दिया गया द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 60, अब बट्टा हो गया 32। एक बार सॉल्व कर दो, हमरा नहीं आता है, तोरा आता है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। सर मैं राजस्थान के चीरू जिले से हूं, मेरा ससुराल चिंदौली यूपी में है। की लिख रहा है, ससुराल है जाओ न रे, कितना बढ़िया था है, सावन चल रहा है और ससुराल जाना है ना। देखो टेलीग्राम पे एक लड़का मैसेज कर रहा है, तनी पढ़िए लेते हैं, बड़ा बढ़िया बात लिखा है, की हो गया एकरा। ससुराल जाना है, हम लोग का नहीं हुआ, कम से कम जेकर हुआ। दीपावली के बाद आपसे मिलने के लिए आऊंगा सर, आपका पता और चोट्टा भी दशहरा नहीं हुआ, दीपावली के बाद मिलने आएगा, तो अभी ये कह रहा जाओ ना, अभी सावन है, अभी जहां तुरा जाना चाहिए वहां जा नहीं रहा है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां इस सुखाड़ के पास की करेगा आने के लिए, हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे भट छोटा पढ़ो, हट पढ़ो, और वहां जाएगा तो सर सावन में प्यार ही प्यार मिलेगा। तुमको अभी बिहार नहीं आना है, तुमको अभी सर प्यार के पास जाना है यूपी। यूपी में आप सर जाइए, चंदौली जिला आपका वेट कर रहा है, इसलिए सर एकदम जाइए। राजस्थान और चंदौली कैसे शादी हो गया रे? मामला तो एकदम टाइट है, लेकिन कोई बात नहीं, चला ब्याह हुआ ना, कम से कम तो हर चलवा के ब्याह हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। यहां तो वो नहीं हो रहा है। आंसर बता चला है, आंसर सॉल्व किया है तुम लोग कि हमरे गॉप सुन रहा है? आंसर बता ना, ए की बी की सी। 1.8 आ रहा है कि रे? कितना आ रहा है? हम तो कमेंट से देख रहे हैं 1.8, 2 बी सी डी क्या मार रहा है? सल्फर का 1.8 मोल। चला कैलकुलेशन एकदम तगड़ा कर लो। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर से 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड दे दिया, इसका मतलब समझ रहा है, इसका मतलब त्वरण दे दिया है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? टाइम बराबर अगर हम 8 सेकंड कर दें तो इसकी गति कितनी होगी? 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? टाइम बराबर 8 सेकंड कर दें तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? और कह रहा एक वस्तु स्थिर स्थिति से u का मान दे दिया है 0। जब ये स्थिर स्थिति से कह दिया, विराम से कह दिया u का मान 0, ब्रेक लगा दिया v का मान 0। एक लाइन की बात है, अस्थिर स्थिति से कहा, विराम से कहा तो u का मान 0, अब ब्रेकवा लगा दिया तो v का मान 0। अस्थिर स्थिति से कहा, विराम से कहा तो u का मान 0, अब ब्रेक लगा दिया तो v का मान 0। अब जल्दी से बता दो v इज इक्वल टू व्हाट? अब सर आपका आंसर जल्दी से बता दीजिए, v बराबर u प्लस at। बता आंसर क्या होगा? v का मान निकालना है, u का मान 0 है, प्लस a का मान 4 है, t का मान 8 है, 8 चौका 32 है आंसर। 32 मीटर प्रति सेकंड, यानी 32 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। देखो चला, हमेशा ध्यान रखना, विराम से चलेगा u का मान 0, विराम से चलेगा u का मान 0, असर विश्राम से चलेगा, प्रारंभ से चलेगा u का मान 0, अब ब्रेक लगा देगा v का मान 0। देखो चला, इस टाइप के प्रश्नों से घबराना नहीं है, इस टाइप के प्रश्नों से एकदम नहीं घबराना है, करना है। क्या करना है? जो क्वेश्चन में गिवन दैट हो निकालना है, और जो सर समीकरण सूट करेगा वो लगा देना है, यू विल गेट द आंसर। जैसे हमको ये सर बार बार ही बच्चों को बताते रहते हैं कि बाबू रे, अगर तुमको s बराबर एक फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सर फॉर्मूला है 3 गो। अब मामला क्या है, तुमको u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, खाली ध्यान रखना मीटर प्रति वर्ग सेकंड दे दिया, इसका मतलब मीटर प्रति वर्ग सेकंड मतलब सर
त्वरण का मान दे दिया, u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, v दे दिया। अब तुमको निकालना है सर u a t दे दिया, v निकालना। अभी देखो ये चारों जिसमें होगा वही लगेगा। तुम देखो u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, v नहीं है, u दे दिया, a दे दिया, t दे दिया, v निकालना है, तो यही समीकरण लग जाएगा। इसमें चारों है, लगा दिए, यू विल गेट द आंसर। इस सर क्वेश्चन एक के लाइन का पूछता है, 1 से 2 लाइन में ही सवाल बन जाएगा, लेकिन हिम्मत उठाना पड़ेगा। हिम्मत कैसे उठाओगे? विश्राम से चला, विराम से चला, आरंभ से चला, यू का मान 0, और नहीं कुछ दिया हुआ है और यू का मान का हमको जरूरत है क्वेश्चन बनाने के लिए, अपने मन से यू का मान 0 और ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, भी का मान 0, ब्रेक लगा दिया, भी का मान 0, ब्रेक लगा दिया, भी का मान 0। एक लाइन के बात है तो हर काम हो जाएगा। अगला 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 परमाणु की त्रिज्या। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, का प्रयोग किसे मापने के लिए किया था। एक बात बताओ, चला ये अगर किसी का भी त्रिज्या हम नापते हैं तो त्रिज्या से ना सर, ये जो त्रिज्या हम नापेंगे तो त्रिज्या से हमको सर आकार का पता चलेगा, आकार का पता चलेगा, और त्रिज्या से हमको मेरे दोस्त आयतन का पता चलेगा। त्रिज्या से आकार का पता चलेगा और इसी से हमको आयतन का पता चलेगा कितना बड़ा है। जिसकी त्रिज्या ज्यादा वो बड़ा है और जिसकी त्रिज्या कम वो छोटा है। अब क्वेश्चन कह रहा है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो हम कहेंगे भैया परमाणविक का, परमाणविक द्रव्यमान का, परमाणविक आकार का, परमाणविकता का। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। परमाणविक कुछ नहीं होता, परमाणविकता जैसे O2 की परमाणविकता हो गई 2, He की परमाणविकता हो गई 1, गिन के खाली लिख देना है। NH2 NH3 की परमाणविकता 3 1 4 हो गई। अब बता द्रव्यमान होगा कि आकार होगा। किसी के भी त्रिज्या से क्या पता चलेगा? द्रव्यमान की आकार। त्रिज्या से क्या पता चलेगा? द्रव्यमान की आकार। बता आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। परमाणविक आकार इज द राइट आंसर। परमाणविक आकार इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त, 14 नंबर पे। 250 ग्राम। देखो ये क्वेश्चन के बनाएगा, एकदम सिंपल है। खाली सर क्वेश्चन देख के डरना नहीं तो बन जाएगा। क्वेश्चन देख के अगर डर गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन देख के नहीं डरोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बता आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो आंसर। व्हाट इज द आंसर? तब तक हम कमेंट्स देख लेते हैं। सेट का एनालिसिस करवाइएगा। हाँ सर एनालिसिस होगा। बताओ 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी? ये क्वेश्चन प्रतिशत का निकालना है। खाली 250 टोटल विलियन है, उसमें 5% है ग्लूकोज, तो 5% निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यानी 250 का 5/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5×100। 20 से 0 कट गया, 2 से कट लो, 12.5 आंसर। देखो मैथ हमारा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन देखो आंसर पटाख से निकाल दिए। कुछ नहीं करना है सर, क्वेश्चन देखोगे घबरा जाओगे। 250 ग्राम ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? तो 250 का 5% निकालेंगे। 250 गुना 5/100 इज इक्वल टू 12.5। सर ये जो लड़ने वाला क्वेश्चन है ना, लास्ट का 10 क्लास पढ़ा देंगे तो हर काम हो जाएगा। लास्ट में 10 क्लास ऐसा पढ़ाएंगे सर जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क, हम लड़ा नहीं सकते, हो सकता है नहीं हो लड़े, लेकिन लास्ट में 10 क्लास आपका कंप्लीट रिवीजन हम करवा देंगे। लड़ाने का बात नहीं करो, क्योंकि सर क्या पूछेगा ग्रुप डी, कोई माई बाप नहीं है। रेलवे कोई माई बाप नहीं, कितनों पढ़ो कम है। रेलवे कोई माई बाप नहीं है। देख लो 7th पेज, जो लोग देख के आया होगा ओकरा से पूछो, इतना लंबा लंबा सर जीएस का क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? कहते हैं मेरे दोस्त 250 ग्राम का 5% करेंगे तो 250 गुना 5/100 दैट इज 12.5 इज द आंसर। अगला 2 kg के एक द्रव्यमान वाली वस्तु की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर की ओर, यहां हो जाएगा मेरे दोस्त ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है।
सर इस वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है कितना मीटर पर सेकंड के वेग से, u का मान दे दिया है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है। कितना केजी द्रव्यमान है, m का मान है 2 केजी। अब कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद, जब टाइम का मान सर 2 सेकंड होगा, टाइम का मान जब 2 सेकंड होगा तब कह रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी g का मान तुमको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड, ये नहीं कह रहा है महत्तम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर महत्तम बिंदु पर कहता तो महत्तम बिंदु पर तो वेग का मान 0 होता है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। तो कुछ लड़का इसको क्या करेगा, इसको कहेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m/u²। इस पर तो सवाल पूछवे करता है, हम इससे इनकार एकदम नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। m का मान हो जाएगा 2 और u का मान लड़का पुट कर देगा 20, तो 20 का हो जाएगा स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 20 400 और 400 जूल तो ऑप्शन है, ये है 400 जूल चला ऑप्शन है, ये है। यू विल गेट द आंसर, बट ये आंसर गलत है। तुम निकालो, सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। कोई 200 जूल निकाला है, 200 जूल लगन मुंह मारेंगे। चट्टा जगड़ा वर्क पावर एनर्जी नहीं आ रहा है वो एकदम समझो कि उसके साथ बहुत बहुत अन्याय होने वाला है, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर हमको कोई एक चैप्टर का नाम लेने बोलोगे मेरे दोस्त, तो वर्क पावर एनर्जी का नाम लेंगे हम। इसलिए प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर तुमसे वर्क पावर एनर्जी में जिसको 400 जूल आ रहा है माफी है तेरी, 200 जूल आ रहा है तेरे को माफ एकदम नहीं करेंगे हम। मेरा कैलकुलेशन ठीक है ना? हाफ m का मान है 2 केजी, एकदम है 2 केजी, 2 केजी है, वेरी गुड। u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 2 कट गया, 20 20 400 जूल। चलाई जकर भी आ रहा है 400, माफी के लायक है। 200 जूल वाला का वध करना एकदम हमारे लिए निश्चित है। हमारे सामने आओ, हम तेरा चक्कू मार देंगे। जगरा 200 जूल आ रहा है, छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक। इसका आंसर होगा 0 जूल। इसका आंसर सर गलत आपने निकाला है, इसका आंसर होगा 0 जूल। इसका आंसर होगा 0 जूल, और ये प्रोसेस भी गलत है, ये कंप्लीट प्रोसेस भी गलत है, खोज के लाए हैं। अब बोलोगे कैसे रे मास्टर? कहेगा तुमको 2 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। अगर तुमको कहता है 2 सेकंड के बाद वेग, तो यहां सर u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तुमको पता है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर होता है v बराबर u - gt, फॉर्मूला होता है। 2 सेकंड के बाद वेग निकालना, v एट टाइम बराबर 2 सेकंड इज इक्वल टू u का मान है 20 माइनस g का मान है 10 इंटू टाइम का मान कितना दिया हुआ है 2, और टाइम का मान 2 दिया हुआ है मेरे दोस्त। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी निकलेगा और वो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू m का मान 2 इंटू v स्क्वायर, u स्क्वायर नहीं, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे u स्क्वायर क्यों नहीं कहा? क्योंकि सर 2 सेकंड के बाद जो इसका वेग होगा ना सर, इस पर कह रहा है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन पढ़ो, 2 सेकंड में उसकी गतिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी? आंसर जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? यहां सर फंस जाओगे और मामला गंभीर हो जाएगा। लेकिन अब तुम कहोगे अरे मास्टर तुम तो डरा दिया है, एग्जाम हॉल में जो सिंपलो क्वेश्चन होगा ओकरो में हम फंस जाएंगे, तब ये सब काम करेंगे, उलझ के मर जाएंगे। हमरा पता है, चला तू कहां कहां फंस सकता है, तू क्या क्या सोच सकता है, वही हमेशा सोचते रहते हैं। तुम्हारी सोच को कैसे आसान बनाया जाए, वही हमेशा सोचते रहते हैं। प्यारे बच्चों, एक लाइन का बात है, अगर तुमको डायरेक्ट दे दे कि भैया द्रव्यमान इतना है, वेग इतना है, गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो सीधा हाफ mv स्क्वायर लगा देना, बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको दे दे 2 सेकंड के बाद ऊपर जा रहा है पिंड, 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 3 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, खाली यही वाला सवाल में वेग निकाल लेना है, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद वेग निकाल लेना है, और तब जाके मेरे दोस्त बना देना है हाफ mv स्क्वायर लगा के, और नहीं तो बाद बाकी सब सवाल में हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट लगता है, कहीं कोई छोल नहीं। खाली यही एगो टाइप है, जब वस्तु को ये ऊपर फेंक रहा होगा, जब वस्तु को ये नीचे फेंक रहा होगा। अब एक सर्टेन टाइम के बाद अगर महत्तम बिंदु पर कह दिया तो वेग का मान अपने आप 0 हो जाएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कहेगा तो वो सर्टेन टाइम के बाद वेग निकाल लेंगे, तब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, न तो मामला हो जाएगा गंभीर। अब आंसर जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 0 जूल। अब आया सर समझ में? अगला सवाल पे चलें, नेक्स्ट सवाल पे चलें। अगला 16 नंबर, एक तत्व का परमाणु संख्या। इस सर बहुत दिन से क्वेश्चन सर रिपीट होना चाहिए था,
क्वेश्चन तेरे दिमाग में आना चाहिए था, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं सर क्योंकि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18। अब सर अगर कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम की 20 होती है, तो सर 20 इलेक्ट्रॉन को बांट दो, 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। देखो अगर मैग्नीशियम को बांटना है तो मैग्नीशियम 12 होता है, तो इसको दे दो 2, इसको दे दो 8, 10 और 2 12। अब देखो अगर इसमें तुमको निकालना होगा कक्षा, देखो इसमें अगर तुमको कहेगा बताओ आवर्त कितने, आवर्त के लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4 न है, तो ये चौथे आवर्त का है। कहेगा वर्ग कितना, तो वर्ग कहना कितना है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग हो जाएगा 2। कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। फिर यहां भी उसी तरह से अगर हम कहेंगे इतना तो एकदम तुम आराम से निकाल सकते हो। मैग्नीशियम कहेगा 2, 8, 2, तो कहेंगे आवर्त हो गया तुम्हारा, आवर्त हो गया मेरे दोस्त, आवर्त हो गया कितना, 1, 2, 3, आवर्त हो गया 3। और वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग हो जाएगा, बताओ अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ये वर्ग हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी 2। हैव यू एनी डाउट? अगर सर हम बात करें एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, आवर्त वर्ग और संयोजी इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, खाली तुमको 2, 8, 8, 18 याद रखना है, 2, 8, 8, 18 याद रखना है, 2, 8, 8, 18 याद रखना है, 2, 8, 8, 18 याद रखना है। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, इसमें कक्षा भी पूछेगा ना तो वह निकाल सकते हो। कक्षा की संख्या अगर पूछेगा, कक्षा की संख्या मेरे दोस्त अगर पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 4 कक्षाएं हैं। इसमें अगर कक्षा की संख्या पूछेगा तो 1, 2, 3, तो इसमें कक्षा की संख्या हो जाएगी, कक्षा की संख्या हो जाएगी 1, 2, 1, 2, 3। कहेगा बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। क्लियर? अब देखो सर आप पूछ देगा कि दो तरीका, देखो कक्षा की संख्या अगर निकालना है 1, 2, 3, 4, कक्षा की संख्या 4, आवर्त की संख्या निकालना है 1, 2, 3, 4, आवर्त की संख्या 4, वर्ग की संख्या जो यहां रहेगा वही वर्ग होगा और जो यहां रहेगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। एक लाइन का बात है। अब तुम्हारा इसमें भी देखो क्या है, 1, 2, 3 है तो 3 है तो आवर्त 3 हो गया, वर्ग की संख्या 2 है, वर्ग की संख्या बाह्यतम कक्षा में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ये जो बाह्यतम कक्षा में होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और कक्षा की संख्या सर 3 है, 1, 2, 3। कहते हैं एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो हम याद रखेंगे 2, 8, 8, 18, तो सर कैसे निकल जाएगा, 17 तो क्लोरीन का होता है, तो ऐसे भी 2, 8, 10, 7, 17, 7 है, तो 7 है तो भैया तुम जल्दी से बता दो आवर्त कितना हो जाएगा। आवर्त हो जाएगा मेरे दोस्त, आवर्त हो जाएगा 1, 2, 3। कक्षा कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, कक्षा हो जाएगा 1, 2, 3। अगर वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, वर्ग हो जाएगा सर 7, वर्ग हो जाएगा कितना, 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करोगे, सर निकालना जरूर सीखें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करोगे तो 7। अब बता आंसर, सारे बच्चे आंसर करेंगे। एक तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, 17 है तो हम कहेंगे 2, 8, 7, तो आवर्त हो गया 3 और वर्ग हो गया 7। अब बताओ आंसर क्या होगा, आवर्त 3 और एक एक से पकड़ा जाएगा, वर्ग मामला गड़बड़ा दिया। आवर्त देखो एगो दे दिया 7, तो सर क्लोरीन ये तो परमाणु क्रमांक है, ये होगा नहीं। ये आवर्त 2 दे दिया है तो आवर्त 2 भी नहीं होगा, फ्लोरीन क्लोरीन। आवर्त 3 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ई हो जाएगा। अब बोलो कैसे, 7 को हम सर रोमन को हम 17 भी लिखते हैं और 8 को 18 लिखते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। रोमन में होता है 7 लेकिन हिंदी में होता है 18, खाली यही दुगो याद, 17, 7 के 17, 8 के 18, यानी हेलोजन जो तुम देखते हो मेरे दोस्त, हेलोजन जो तुम कहते हो, हेलोजन 7वें वर्ग में है या यूं कहो 17वें वर्ग में है। और अगर हम अक्रिय गैस की बात करें, अरे मेरे दोस्त कंटेंट ही थोड़ा बचा सकता है, और इस बार नहीं तो फिर जिंदगी में कभी नौकरी अपने टेन्योर में लेना संभव नहीं हो पाएगा, अपने टाइम पीरियड में लेना संभव नहीं हो पाएगा। 1 लाख में नहीं होगा तो सर कहां होगा, हम ही को बता दीजिए सर कैसे होगा। हेलोजन 7 यानी 17, अक्रिय गैस 8 यानी 18। क्लियर है मेरे दोस्त? अब जल्दी से बता दो
तीसरा 17 लिखता या यहां 7th लिखता, एक के बात है। यहां 17 लिखता या 7th ए भी लिख देता तो और बढ़िया बात था सर। आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, स्लिंकी जानते हो सर? स्लिंकी क्या होता है? कभी सर वो देखे हो, एगो चूड़ी टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, एगो चूड़ी स्पाइरल किया हुआ, स्पाइरल देखे हो, उसी को स्लिंकी मान लो। या चूड़ी रहता है ऐसे ऐसे करके, देखना खींचते रहता है मेला सब में, वो जो खींचते रहते हैं उसी को हम स्लिंकी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्लिंकी। ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसा ऐसा करके स्लिंकी रहता है। कहते हैं जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, इसको दबा देंगे और तब इसको दबा दिए, इसको छोड़ दिए, तो दबाने से और खींचने से दोनों में स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। एक चीज का और ध्यान रखना, लड़का कहता है स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, देखो चला, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्प्रिंग की अगर हम बात करें सर, तो स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। लेकिन सर स्थितिज ऊर्जा होता है वो बात ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, ध्यान देना लेकिन थोड़ा सा। तब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब हमको ये बताओ दबाने से क्या होगा? क्वेश्चन है तुम्हारा, स्प्रिंग दबाने से, स्प्रिंग दबा रहे हैं सर, एच का मान घट रहा है, दबाने से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पहला बढ़ता, दूसरा घटता। स्प्रिंग को दबाने से सर पहला स्थितिज ऊर्जा बढ़ता कि घटता? जल्दी से अब आंसर बताओ। व्हाट इज आंसर? के बताने वाला है सर इसका आंसर? दबा रहे हैं सर, फैला नहीं रहे। आंसर बता। वैसे हम आंसर बोलते बोलते बोलिए दिए हैं, अब देखते हैं बच्चा सब की बताता है। हम देख रहे हैं सर सारे का कमेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है स्प्रिंग को दबाने से स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बताओ व्हाट इज द आंसर? दबा रहे हैं, आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? बिग बूस्टर के लिए अलग से सर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कैसे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, टेस्ट ले नहीं पा रहे हैं सर, तो हम अलग से उसका वीडियो कल तक बना देंगे। बताइए सर आंसर। कोई ये मारे एक, कोई मारे दो, अब तू की मारे जल्दी जल्दी मार ले आंसर, जल्दी जल्दी मार ले मेरे दोस्त आंसर। व्हाट इज द आंसर? कहते हैं स्प्रिंग को दबाने से कौन सी ऊर्जा? जल्दी जल्दी मार आंसर। के मारने वाला है, जल्दी जल्दी मार आंसर। बढ़ेगा कि घटेगा? एक भी मार रहा है, दो भी मार रहा है ना, एक भी मार रहा है, दो भी मार रहा है ना, मार लो। अब मार के जो दो मार रहा है वो मरा लो, मामला हो गया गड़बड़। भैया मेरे स्प्रिंग को दबाएंगे या फैलाएंगे, दोनों में स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। स्प्रिंग दबाने से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है मेरे दोस्त? दबाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। दबाने से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब जल्दी से बता दो। स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग की बात करें मेरे दोस्त, तो स्प्रिंग में अगर दबाते हैं तो सर पहले तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तुमको अगर मास्टर घटेगा तो कहे सर बढ़ जाएगा, सर इस पे खूब डिबेट हुआ है और मामला गड़बड़ है ये। अगर कहेगा दबाने पर, दबाने 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 पर, एगो कहेगा फैलाने पर। भैया दबाने पर और फैलाने पर दोनों स्थिति में स्थिति ऊर्जा इस स्थिति में भी बढ़ता, क्योंकि सर H का मान कुछ ना कुछ हो जाता है दबाने पर, और फैलाने पर भी बढ़ता। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। स्लिंकी को दबाएंगे या फैलाएंगे तब क्या होगा? ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, जल्दी से बता दे। अगर स्लिंकी को दबाते हैं और दबा के छोड़ देंगे, मां कसम बाप बाप करके फैलेगा वो। अब बाप बाप करके फैलेगा मतलब ओकरा में गति आ जाएगा, और जब गति आ जाएगा तो ओकरा में गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जल्दी से अब क्वेश्चन की ओर अगर आप मूव करते हैं सर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मामला क्या है। दबाएंगे स्प्रिंग को या फैलाएंगे, दोनों स्थिति में स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। जब किसी संकुचित स्लिंकी को, स्लिंकी है वो जो स्प्रिंग वाला हम लोग खेलते रहते हैं सर, चूड़ी वाला, को छोड़ा जाता, दबा दिए, छोड़ दिए, कहता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा के में परिवर्तित किया जाता है? बता चला यांत्रिक ऊर्जा। हाय 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 हाय, यांत्रिक ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तुम कहा रे मास्टर तुम कब से इंग्लिश में लिखने लगा? आइए भैया, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा,
अब बताओ उसमें ऊर्जा, मां कसम स्लिंकी को दबा के छोड़ेंगे हीट जनरेट हो जाए, आग निकलने लगते हो रे। आंसर ई नाए हो तो ई भी नाए हो तो रासायनिक बारे वाह केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर अनाधुन कौन से कौन कंपाउंड बना देगा, स्लिंकी को दबा के छोड़ देंगे तो एकदम नहीं बनाएगा। व्हाट इज द आंसर मेरी जान, गतिज ऊर्जा इज द आंसर मेरी जान। आंसर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पिंड 0.2 मीटर की त्रिज्या, हाय अल्लाह क्वेश्चन से डरता कौन है, चोर। क्वेश्चन से तू नहीं डरेगा क्योंकि तू है शेर। प्यारे बच्चों हम लोग तो क्वेश्चन का सिर्फ गिवन दैट के दीवाने हैं, गिवन दैट मिल जाएगा मां कसम, कोई ना कोई जुगाड़ क्वेश्चन के लगाइए देंगे कोपचा में जाने का। कहते हैं कि एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में हाय 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 ले 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 घुमा दिए। इसका कोणीय वेग यानी ओमेगा, रेखीय वेग कहता था भी 10 रेडियन पर सेकेंड है। एकदम आराम से सर, वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर रेखीय वेग का मान क्या होगा, दो तेरा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अरे चला ये तो एक लाइन के सवाल हो गलो, भी बराबर ओमेगा आर। अब तुम कहेगा तो काहे दिया, इसलिए दिए कि तोरा डरना नहीं है, क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा। ओमेगा के वैल्यू 10, आर के वैल्यू 0.2, अब पॉइंट उड़ गलो नीचे होलो 10 और 10 दूनी हो गलो चला 20। आए हाय 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 किए तो रे देख बढ़िया 2 20 200 दुनू है, एको जीरो है ना सोना गलो ना तो 2 हो जातो 20 और 20 हो जातो 200। चला तोरा नहीं समझ में आएगा, हमरा समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे लेता है, क्वेश्चन कैसे बच्चों की सर लेता है वो हमरा पता है, लेकिन हम लेने नहीं देंगे। तोरा साथ क्वेश्चन नहीं खेलेगा, तू क्वेश्चन के साथ खेलेगा। तोरा साथ क्वेश्चन नहीं खेलेगा, तू क्वेश्चन के साथ खेलेगा। कैसे, तोरा एकदम ध्यान से यूनिट पर ध्यान देना है, जीरो पर ध्यान देना है। यूनिट और जीरो दोनों पे ध्यान नहीं दोगे मामला गंभीर हो जाएगा। यहां से कुछ नहीं करना, ये पॉइंट को उड़ाओगे, अब पॉइंट उड़ाओगे 10 होगा, ये 0 0 कट जतो, 2 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी पहले ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे तो चल जाए भाई, मामला गड़बड़ हो जतो। सर फॉर्मूला बुक शॉप डे पर, फॉर्मूला बुक शॉप डे पर इसलिए नहीं दे रहे हैं मेरे दोस्त, एक तो आउट ऑफ स्टॉक है, पर कल से परसुए से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सर छप नहीं पा रहा है जितना डिमांड है। तो सर अब मामला ये है, बहुत पतली सी किताब है सर, लेकिन रिवीजन के लिए फॉर्मूला याद रखने के लिए वो किताब है। तो शॉप डे पर इसलिए नहीं दे रहे हैं, सब बुक मार देगा, 12 दिन लगता है में किताब पहुंचने में, पोस्ट ऑफिस से अनाधुन फोन करे करिए आएगा। तो भाई ऐसा काम काहे करेंगे, हम लिख दिए शॉप डे से बुक ऑर्डर ना करें, 12 दिन से पहले बुक ना पहुंचेगी। एक लाइन के बात है, 12 दिन तक कॉल भी ना करें, या कॉल करके गरियाई नहीं। वो एगो लड़की बैठती है और पकड़ के गरिया दिया, वो बोली हम कल से नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा नौकरी क्या करेगा, मामला गंभीर हो जाता है। चला अब जल्दी से बता दो अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बर्फ का गलनांक। देखो अभी जो हम क्वेश्चन तरह पढ़ाने वाले हैं अगला 2 गो, ये आज हम सेटिंग मारे हैं इसलिए कि हमारा केल्विन डिग्री सी फलना चिलना ढकलना के डाउट क्लियर कर देना है बच्चा के। हमारा बच्चा एकदम किसी शर्त पे इस डाउट में नहीं रहेगा। एगो बात बताएं तोरा, जैसे तोरा कहेगा ना तापमान के एसआई मात्रक, तू कहेगा केल्विन, डिग्री सी ना है, तापमान के एसआई मात्रक केल्विन, डिग्री सी ना है। लड़का के डिग्री सी से बड़ा मोहब्बत रहता है, मार देता है पट से, अब मार के मामला कर देता है गड़बड़। अगर सर जब ये कहेगा बताओ ताप का एसआई मात्रक, देखो पढ़ाइए रहे, ये क्वेश्चन आज हम लाए हैं इसी बात को क्लियर करने के लिए। तापमान और ऊष्मा दोनों अलग अलग बातें हैं। आय अल्लाह, अगर इसकी एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक तापमान का केल्विन, आय है ऊष्मा का जूल, और सीजीएस मात्रक का डिग्री सी, आयकर कैलोरी। ये तू जान लो, इसको पहचान लो, क्योंकि तोरा बहुत दर्द देने वाला है। सर 25 क्वेश्चन अगर साइंस का पूछेगा तो समझ सकते हो तुम कि मामला कितना गंभीर फंस सकता है, कितना सेट रहेगा सर, उसमें क्या वेरिएशन रहेगा के जानता है। तेरे सेट में हो सकता है आसान हो तो तू हमरा गरिया आएगा, देखा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पढ़ा दिया और नहीं पूछा। हो सकता है तेरे सेट में टफ हो और तू बना दो, मॉडरेट हो, 5 को क्वेश्चन ऐसा बनाओ जो कोई ने बनाया तोरा नौकरी लग जाए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, हमरा तू कहेगा कि बताओ एम दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं पढ़ाएंगे हम, एकदम नहीं पढ़ाएंगे। निम्न में से कौन अर्धचालक है, सिलिकॉन, नहीं पढ़ाएंगे हम। वो पूछता है लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं पूछता वही है,
लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 60-65 तो तू अपने कर लेगा। अब मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, तापमान का सही मात्रक केल्विन और सीजीएस मात्रक डिग्री सी, ऊष्मा का सही मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी। करे जान हमर परान हमर। अब देखो एकदम आराम से, अगर पीडीएफ लेना है तो वहां सर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का ऊपर में, उस पर सारा पीडीएफ मिल जाता है। अब कहता है कि बर्फ का जो गलनांक है, सर देखना बर्फ का गलनांक एकदम आराम से, एक एक क्वेश्चन इसी में सर दोनों हम पढ़ा देते हैं तुमको, अगला क्वेश्चन भी खाली तू ध्यान रखना। C-0 इससे पहले क्वेश्चन आया था, 2 दिन से आ रहा है, हम चाहते हैं एक झोले क्लियर कर दें। C-0 बटा 100-0, F-32 बटा 212-32, R-0 बटा 280 R-0 बटा 80-0 इज इक्वल टू K-273 अब बटा 373-273। इस सब आपस में बरोबर 6, इस सब आपस में की 6 बरोबर 6, इस सब आपस में बरोबर 6। अब मामला क्या है देखो, अब मामला है बर्फ का गलनांक बिंदु है, तो सर ध्यान देना, बर्फ का गलनांक बिंदु सबको पता है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है। बर्फ बनता है 0 डिग्री सी पर, अब बर्फ 0 डिग्री सी से कम पर, अब बर्फ सर 0 के बाद बर्फ का 0 से जैसे थोड़ा सा ज्यादा होगा सर वो बर्फ पिघलने लगता है, बर्फ का गलन हो जाता है 0 डिग्री सी के बाद। तो 0 डिग्री सी और 0 डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो कैसे बदल, थोड़ा सा ध्यान देना, तुमको लगेगा ई में खूब फंसता है बच्चा, एकदम आराम से सर समझना। x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x प्लस 273, हम एक को जगह एकदम गड़बड़ नहीं होना है, 273, x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, x माइनस 273 हो जाएगा, x माइनस 273 डिग्री सी। ध्यान देना सर, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो x प्लस 273 और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है x माइनस 273। क्लियर? अब मामला क्या है, बर्फ का गलन हो जाएगा 0 डिग्री सी। ध्यान देना, अरे नहीं ध्यान दोगे ना, केल्विन डिग्री सी में चल जातो और डिग्री सी केल्विन में घुस जातो, अब मैंने रिजल्ट चल जातो बोरा में। मेरे दोस्त अगर हम बर्फ के गलनांक की बात करें तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सी, और यही 0 डिग्री सी जो है अगर केल्विन में बदलोगे तो डिग्री सी को केल्विन में बदलना 273 जोड़ देना है, तो यही हो जाएगा 273 केल्विन, ना कि माइनस 273 केल्विन, ना कि माइनस 273 केल्विन। अब जल्दी से बता दो, बर्फ का गलनांक बिंदु हो जाएगा जल्दी से 0 डिग्री सी 273 केल्विन, दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया हुआ 273 केल्विन, या नहीं तो देखो ये 0 डिग्री सी जो है ये 273 केल्विन के बराबर है, यही सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर भी है, और यही बराबर है 0 डिग्री आर के, और सर बर्फ का गलनांक हो गया। और अगर पानी का क्वथनांक की बात करोगे, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है, तो ये बराबर है सर 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये बराबर है 80 डिग्री आर के, और ये बराबर है 373 केल्विन के। तुम कहेगा मास्टर रे तुम की कहना चाह रहे हो एक बार बढ़िया समझा दो, तो ई फॉर्मूला तुम याद रख लो, बदलने वाला भी काम हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर तुम याद रखते हो तो बदलने वाला काम हो जाएगा, एक को दूसरे में बदलने वाला। जैसे तुमको याद होगा क्वेश्चन कहेगा इतना सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, इतना सेल्सियस को र्यूमर में बदले, इतना सेल्सियस को केल्विन में बदले। सभी किताबों में एक काट काट के दे दिया है वैल्यू, काट काट के याद नहीं रखना, फंस जाओगे। कहेगा उच्चतम बिंदु, तो कहेंगे सेल्सियस पर उच्चतम 100, इस पर उच्चतम 212, इस पर 80, इस पर 373। कहेगा बताओ निम्नतम बिंदु, इस पर 0, इस पर 32, इस पर 0, इस पर 273। कहेगा बताओ बर्फ का गलनांक 0 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर, 273 केल्विन। भावनाओं को समझो। कहेगा पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर, 373 केल्विन। क्लियर? अब मामला देखो क्या है। मेरा बिग बूस्टर कहता है बर्फ का गलनांक बिंदु, हम सर देख रहे हैं कमेंट्स, आपका काम हो जाएगा। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना हो जाएगा 273 केल्विन, नहीं कि माइनस 273 डिग्री सी ने मार देना, बाप रे बाप जुलुम हो जाएगा। 0 से जट माइनस में आता है सर, ये समझना होगा, नहीं तो मारोगे आप, मार के मामला गड़बड़ा के चल आना। सर केल्विन डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो भैया सी को के में बदलना है। एबीसीडी में सर इसका पोजीशन है 3, इसका पोजीशन है 11, 3 टका को 11 टका में बदलना है तो भैया जोड़ देना है, यानी 3 टका ही है, 3 पोजीशन है, 11 पोजीशन ही है, 3 से 11 में जाना है जोड़ना है, 11 से 3 में जाना है घटा देना है।
अगला टेस्ट सर आ चुका है बिग बूस्टर पे सर, पहला टेस्ट आपका आ चुका है। पानी का क्वथनांक कितना होगा? देखो अभियंत्रा बताए थे पानी का क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सी, अभी यहां देखो बताए थे पानी का क्वथनांक अगर कहेगा 100 डिग्री सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री आर, 373 केल्विन। अब सर वो जमाना चला गया जब सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूछता था, अब फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर देखने से ही क्वेश्चन आंसर में बदल जाएगा। जब तुम पढ़ोगे ना तो 210 तो तुम मैक्सिमम पढ़े नहीं हो, 214 भी नहीं पढ़े हो, 208 भी नहीं पढ़े हो, 212 पढ़ो, पट पट मार देना, यू विल गेट द आंसर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लव यू लव यू लव यू। एक बार मेरे साथ हो जाए शॉर्ट रिवीजन। हम तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना हो जाएगा बता जल्दी से। 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। एक पिंड इतना में कह रहा है तो भैया V बराबर ओमेगा आर लगा देंगे, खाली 0 का ध्यान रखेंगे और सिलिंकी को दबा के छोड़ेंगे, गतिज ऊर्जा हो जाएगा 17 है 2 8 7 हो जाएगा, तीसरा आवर्त और 7वां या 17वां हो जाएगा वर्ग। और इसको तो सर भी किससे बना देंगे? इतना द्रव्यमान की वस्तु है 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से V बराबर U प्लस 80, ना V बराबर U प्लस सेकंड में गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? हाँ V बराबर U प्लस 80 से वेग निकालना होगा। 250 का 5% निकाल देंगे, निकल जाएगा। परमाणु की त्रिज्या सर आकार आयतन के बारे में बताएगा। एक वस्तु स्थिर गति से V बराबर U प्लस 80 लगा दोगे। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान तो सर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान लगा दोगे। आप V बराबर W बाई Q लगा दोगे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु अधातु को अलग करती है। क्रमांक 20 इतना 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल F बराबर Gm1m2 बटा R स्क्वायर। यहां से लगा दोगे सर I बराबर Q बाई T लगा दोगे, Q बाई T लगा दोगे, Q T चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी आप बट्टा हो जाएगा चाल, दूरी के जगह पर 2 पाई R लगा दोगे, चाल दिया हुआ है। निश्वसन मतलब सांस फेंकना, सांस फेंकना फेफड़ा की अस्फीति हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा। फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर हो जाएगा और मादा प्रजनन अंग जयांग हो जाएगा। कणों में गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है और डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। निम्न प्लांट में किसमें सर नहीं होता है कुछ भी, सब एक रखता है सर स्पाइरोगायरा। और कौन सा युवा अवस्था में सर टेस्टोस्टेरोन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, लव यू। एक बार हो जाए, एक बार मेरे दोस्त जल्दी से हो जाए, एक बार कर दे मेरे दोस्त लव यू मां। एक बार जाते जाते जे गया गया हम लोग एक बार बोल देंगे आज, जल्दी से एक बार बोल दो मेरे दोस्त लव यू मां। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।